ऑडियो बंद है। नमस्कार। सवाल आज का आप देख रहे हैं, मैं हूं आपके साथ साहिल किए। जम्मू कश्मीर की पूर्व मुख्यमंत्री और पीडीपी प्रमुख महबूबा मुफ्ती ने एक बार फिर ऐसा बयान दिया है जिसने सियासी बहस को तेज कर दिया है। महबूबा मुफ्ती ने केंद्र सरकार से अपील की है कि जम्मू कश्मीर की रणनीतिक भौगोलिक स्थिति का इस्तेमाल भारत, पाकिस्तान और चीन के साथ बेहतर रिश्ते बनाने के लिए किया जाए। उनका कहना है कि जम्मू कश्मीर को दक्षिण एशिया और मध्य एशिया के बीच एक आर्थिक और रणनीतिक गेटवे बनाया जा सकता है। उन्होंने सार्क को दोबारा सक्रिय करने, बंद पड़े व्यापारिक रास्तों को खोलने और भारत पाकिस्तान के बीच संवाद बढ़ाने की वकालत भी की। महबूबा ने यह भी कहा कि अनुच्छेद 370 और 35A हटाने से जम्मू कश्मीर की राजनीतिक समस्याओं का समाधान नहीं हुआ और लोगों में आज भी अलगाव की भावना बनी हुई है। साथ ही उन्होंने कहा कि जम्मू कश्मीर में लोकतांत्रिक माहौल कमजोर हुआ है। ऐसे समय में जब क्षेत्रीय सुरक्षा, आतंकवाद, भारत पाकिस्तान संबंध और चीन से जुड़े मुद्दे बेहद संवेदनशील हैं। महबूबा मुफ्ती ने यह बयान नई राजनीतिक बहस को जन्म दे रहा है। सवाल यह है कि क्या जम्मू कश्मीर वास्तव में दक्षिण और मध्य एशिया के बीच आर्थिक सेतु बन सकता है या केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण है। और साथ ही आज एक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और शहबाज शरीफ को भी एक पत्र लिखा गया है और इसमें 117 लोगों ने अपने हस्ताक्षर किए हैं, जिसमें कि महबूबा मुफ्ती भी शामिल हैं, फारूक अब्दुल्ला जो कि नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष हैं उनका नाम भी शामिल है, और उनके साथ जिनका नाम शामिल है वो यूसुफ तारिगामी हैं जो कि विधायक हैं, उनका नाम भी शामिल है। और इसके साथ कई और हस्तियां हैं भारत की जिन्होंने इस पत्र पे हस्ताक्षर किए हैं, और पाकिस्तान की कुछ बड़ी हस्तियां हैं, कुछ पूर्व रक्षा मंत्री भी हैं जिन्होंने इस पे हस्ताक्षर किए हैं और अपील की है। पहले आपको हम सुनाते हैं कि महबूबा मुफ्ती ने क्या कुछ कहा है और उसके बाद मीरवाइज अमूर फारूक का क्या कुछ कहना है भारत पाकिस्तान के रिश्तों को लेकर, वो भी सुनाएंगे। तो हमने इसको हमेशा सपोर्ट किया है, और इसी तनाजुर में मैंने पिछले जुमा को भी जो बात कही कि अगर ईरान और अमेरिका मेज पे आ सकते हैं तो हिंदुस्तान और पाकिस्तान भी मेज पे आ सकते हैं। और हम तवक्का रखते हैं कि मैंने उसी तनाजुर में जो है वो जो इंडिया की जो लीडरशिप है उनको भी अपील की है कि वो भी डायलॉग की जो है वो राह उसको इख्तियार करें, क्योंकि जंगों से मसले हल नहीं होते। जो मसले हल होते हैं वो जो है बातचीत से होते हैं, और लोगों को समझना चाहिए कि जो बात हम कह रहे हैं किस तनाजुर में कह रहे हैं, किस कॉन्टेक्स्ट में कह रहे हैं। और मैं समझता हूं कि आज के दौर में वाकई हमारे खत्ते में बहुत ज़्यादा पोटेंशियल है बर सग़ीर में, कि हम इक़्तिसादी तौर, ह्यूमन रिसोर्स हमारे पास है, पूरा खत्ता जो है आगे बढ़ सकता है। काश के हमारी जो लीडरशिप है बर सग़ीर की वो भी सियासी विजन का जो है वो मुजाहरा करे और आपसी ताल्लुकात को बेहतर करे। हिंद पाक दोस्ती में ही मैं समझता हूं कि मसाइल का हल है, और हम तवक्का रखते हैं कि इंडिया की लीडरशिप, पाकिस्तान की लीडरशिप और यहाँ की कश्मीरी लीडरशिप भी उन कोशिशों को सपोर्ट करेगी जिससे अमन और जिससे कि इश्यूज को पीसफुली रिजॉल्व किया जा सके। देखिए, दुनिया में हालात बदल रहे हैं। आपने देखा कि ईरान जैसा एक छोटा मुल्क, उन्होंने अपनी स्ट्रेटजिक पोजीशन यानी जो स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज को कैसे इस्तेमाल किया अमेरिका जैसे ताकतवर मुल्क को घुटनों पे लाने के लिए। जम्मू कश्मीर की भी एक अपनी एक स्ट्रेटजिक, एक जोग्राफिकल पोजीशन है, मगर चूंकि ये कॉन्फ्लिक्ट में फंसा है दो मुल्कों के बीच में, हमारे मुल्क इंडिया और पाकिस्तान के बीच में, उसकी वजह से हालात हमारे दिन ब दिन खराब होते जा रहे हैं। और न सिर्फ जम्मू कश्मीर के लोग सफ़र करते हैं बल्कि पूरे मुल्क पे भी इसका असर पड़ता है। तो पीडीपी का हमेशा ये एजेंडा रहा है कि रिकन्सिलेशन, जो जम्मू कश्मीर जंग का अखाड़ा बन चुका है, इसको अमन का पुल बनना चाहिए। दो मुल्कों के दरमियान आवाजाही होनी चाहिए, रास्ते खुले होने चाहिए। और इसकी मुझे खुशी है कि जो आरएसएस के बहुत सीनियर लीडर हैं, चाहे हसबुल्ले है, चाहे ये भागवत साहब हैं, उन्होंने भी ये एंडोर्स किया कि भाई हमें आपस में मिलना चाहिए, बात करनी चाहिए, कल्चरल एक्सचेंजेस होने चाहिए। जो वाजपेयी जी की पॉलिसी थी कि आप दोस्त बदल सकते हैं, आप हमसाया नहीं बदल सकते। तो मेरा ये मानना है कि कोई भी प्राइम मिनिस्टर, उसकी जो लेगेसी होती है वो ये नहीं होती है कि वो कितना ताकतवर था या वो कितने साल हुकूमत में रहा, बल्कि ये होती है कि उसने कितने कॉन्फ्लिक्ट रिजॉल्व किए। तो आज मैं समझती हूँ दोनों मुल्कों में शहबाज शरीफ साहब जहाँ उनके साथ आर्मी एक ही पेज पे है, यहाँ हमारे मुल्क में मोदी जी हैं जो बहुत पावरफुल हैं, तो उनके पास एक सुनहरी मौका है। एक तो साख जो बंद पड़ा है जम्मू कश्मीर की वजह से, आपस में जो दुश्मनियां हैं उसको दोबारा रिस्टोर किया जाए और इंडिया लीडरशिप ले ले अपने हाथ में। देखिए दुनिया, चलिए रुक करते हैं हम चर्चा का। दो खास मेहमान हमारे साथ जुड़ चुके हैं और उनसे हम इस चर्चा को आगे बढ़ाएंगे। दो खास मेहमान हमारे साथ भाजपा से हैं प्रवक्ता
विक्रम मल्होत्रा सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। और सोहेल काज़मी हमारे साथ सीनियर जर्नलिस्ट सर, धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए। शुरुआत में सोहेल काज़मी सर से करूंगा। सर, किस तरह देखते हैं आप ये बातें निकल के सामने आना कि बातचीत से कोई हल निकल सकता है? क्या वाकई भारत और पाकिस्तान के बीच में वार्तालाप होनी चाहिए? साहिल सर, पहले तो गुड इवनिंग आपको भी और मेरे भाई विक्रम मल्होत्रा साहब को भी गुड इवनिंग। देखिए, मैं अपना ओपिनियन आपको बता दूं कि बातचीत ही एक डायलॉग ही एक सभ्य समाज का रूह होती है, जो हमेशा, चाहे वो घर हो, सोसाइटी हो, मुल्क हो और इंटरनेशनल अरीना हो, जब आप बातचीत बिल्कुल बंद कर देते हैं तो सब चीजें स्टैंड एंड स्टिल पे आ जाती है। देखिए, पाकिस्तान हमारा जबरदस्ती से पड़ोसी नहीं है, हमारा बिल्कुल नजदीकी पड़ोसी मुल्क है, हमारे में से अलग हुआ हुआ एक मुल्क है। और पाकिस्तान लगभग 200-250 पॉइंट्स पे जम्मू कश्मीर के डिफरेंट सेगमेंट्स पे जुड़ता है, मिलता है। ना तो हम उसको उसका 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 जो वजूद है वो हटा सकते हैं, ना हम ये बोल सकते कि हमारा पड़ोसी मुल्क नहीं है और 100-200 पॉइंट्स पे नहीं मिलता है। अब देखिए, बातचीत का जहां लेवल की बात होती है, आप देखते हैं सीज फायर वायलेशंस होती रहती है। रमजान में आपने देखा होगा कि सरकारें और डीजीएमओ लेवल की बातें होती है कि हम रमजान में बिल्कुल सीज फायर का बिल्कुल देख रेख रखेंगे, फिर भी वायलेट होता है सीज फायर, क्योंकि कुछ चीजें हमारी आर्मी उनकी आर्मी के अंडर भी नहीं होती हैं, ये हो जाती हैं। और उसके लिए बातचीत ही एक तरीकाकार होता है जो उसको बिल्कुल नॉर्मल करता है, उस अनकंड्यूसिव एटमोसफियर को। इसके अलावा भी आपने देखा होगा वक्तन फवक्तन, चाहे वो अटल जी की सरकार थी 13 दिन की, 13 महीनों की, या एक पूरा टन्योर, और उनके ही वक्त में ये कोशिश की गई कि जनाब ये जितने भी रास्ते हैं ये खोले जाएं जम्मू कश्मीर के बीच में और पाकिस्तान के बीच में। ये जो रिश्ते हैं, अनडिवाइडेड फैमिलीज हैं 47 और 65 तक, उनको भी मिलने का मौका दिया जाए। एक्सचेंज ऑफ एजुकेशन, एक्सचेंज ऑफ टूरिज्म, एक्सचेंज ऑफ बहुत सी चीजों को उसका दिया। लेकिन 2014 में हमने देखा कि एक स्ट्रांग सरकार जब मरकज में आई, जिसको हम भारतीय जनता पार्टी की सरकार कहते हैं, तो एक लाउड एंड क्लियर मैसेज हमने देना शुरू कर दिया कि बातचीत और गन इकट्ठी नहीं चलेगी। अगर आपको दिल से बातचीत करनी है तो आपको गन को रोकना पड़ेगा। बहुत अच्छा इनिशिएटिव था, ऑपरेशन ऑल आउट शुरू हो गया और पूरे जम्मू कश्मीर के बॉर्डर्स को और निरंतर में कर लिया गया। और 2019 के बाद जब यहाँ हम आगे यूनियन टेरिटरी में, तो डिफेंस, होम और डिफेंस, ये हो ऑनरेबल गवर्नर के पास और मरकज के पास तो पहले ही डिफेंस है, वो इसकी देखरेख करने लगे। और उसका डिविडेंड ये हुआ कि जो इलेक्शन जो आज लीड कर रहे हैं उमर अब्दुल्ला साहब, उसके डिविडेंड्स ऑन ग्राउंड मिलना शुरू हो गए और पाकिस्तान को एक लाउड एंड क्लियर मैसेज हमने दे दिया। लेकिन जियो पॉलिटिक्स में जो समीकरण बनता है वो बड़ा डिफरेंट बनता है, क्योंकि हम भी दुनिया के उस यूनिवर्स के एक हिस्सेदार हैं, एक मुल्क होने के नाते, 140 करोड़ की आबादी होने के नाते। क्योंकि आपने देखा पिछले 1-1.5 सालों में जियो पॉलिटिक्स जो है वो पूरी उसकी जो नरेशन है वो बदल दी। चाहे वो जंगें हों, चाहे वो देखिए, अमेरिका को कोई लेना देना नहीं ईरान के साथ, और वो बीच में आ जाता है, इसराइल को आगे करता है, कभी कोई बीच में आता है, वेनेजुला के प्रेसिडेंट को उठा लिया जाता है, तो कहीं पे टैरिफ्स लग रहे हैं, कहीं पे कंस्ट्रेंट्स आपने लगा दिए कुछ मुल्कों पे। तो कहने का मतलब है कि बदलते हुए समीकरण में दुनिया के यहां भी उसका असर जरूर पड़ता है, जहां तक इंडो पाक रिलेशन का ताल्लुक है। लेकिन मेरी जो सोर्सेज कहती हैं, 6 बार राम माधव, जब हमने कहा राम माधव और यूनाइटेड स्टेट्स में उनका विजिट हुआ, तब से इसकी पेशरफ्त शुरू हो गई थी। और भारत भी हमेशा एक बड़े भाई का रोल प्ले करता रहा है डिफरेंट ओकेजन पे, चाहे मनमोहन सिंह साहब की सरकार थी या उससे पहले जितनी भी सरकारें रही हैं, कि हाँ, कॉन्फिडेंस बिल्डिंग में ये दोनों मुल्कों के बीच चलने चाहिए। और मेरे हिसाब से उस लेवल पे, इंटरनेशनल लेवल पे 5-6 मुलाकातें जो हैं हमारे पाकिस्तानी सरबराह और हिंदुस्तानी सरबराहों के बीच में हो चुकी है, उसकी शुरुआत हो चुकी है। और आज जैसे आप कह रहे हैं कि 71 जो सिग्नेटरीज है उन्होंने साइन किया है, तो बिल्कुल संभाविक तौर पे अगर वो कंड्यूसिव एटमॉस्फेयर बनाने की कोशिश की जा रही है कि दोनों मुल्कों के बीच में जो आइसबर्ग है वो टूटे और रिश्ते हमवार हों, तो मैं समझता हूं हमें उसको सपोर्ट करना चाहिए, उसकी हामी भरनी चाहिए और उसका इनिशिएटिव जो है आगे बढ़ाना चाहिए सर। बस आपका लिए बहुत ही एक गहरा है, क्योंकि जिस तरह आपने बातें रखी हैं कि बातचीत ही एक हल है। इस पे आऊँगा बाद में, पर पहले मैं रुक करूँगा विक्रम सर का। विक्रम सर, आप किस तरह देखते हैं, क्या वाकई डायलॉग्स होने चाहिए? पहले हमने बहुत बार देखे हैं, बहुत बार हो चुका है ये। हमें करगिल नहीं भूला है, हमें पठानकोट नहीं भूला है, हमें उड़ी नहीं भूला है, हमें पहलगाम नहीं भूला है, हमें पुलवामा नहीं भूला है।
और क्या हम विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर, और बीजेपी इस पे क्या देख रुकती है? जी सर। देखिए साहिल जी, आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस कार्यक्रम में आमंत्रित करने के लिए, और आपको भी नमस्कार, सुहेल भाई को भी नमस्कार, और आपके सभी दर्शकों को। देखिए, आप ये महबूबा मुफ्ती की ये जो चिट्ठी है, इसको दो नजरिए से देखने की जरूरत है। एक तो इसकी टाइमिंग जो है, वो टाइमिंग खसूसी तौर पे तफ्शीशनाक इसलिए है क्योंकि आज पाकिस्तान में जो इंटरनल हालात बने हुए हैं, जिस तरह पीओजेके में आग लगी हुई है, वहाँ ह्यूमन राइट्स का हनन हो रहा है, वो ओपन जेल में कन्वर्ट कर दिया गया है उसको, पीओजेके को, और जिस तरह से पाकिस्तान की लीडरशिप के बयान आ रहे हैं। देखिए, हमको आज जम्मू कश्मीर के जो बाशिंदे हैं उनको ये समझना बहुत जरूरी है कि किस तरह से जो बर्ताव 47 के बाद इधर हिंदुस्तान ने अपने पाक कश्मीर के साथ किया, और वो जो पाक अधिकृत कश्मीर था, जो पाकिस्तान के संविधान में उनका हिस्सा तक नहीं है, जेके जो है वो पाकिस्तान के संविधान में वो हिस्सा नहीं है पाकिस्तान का, तो उन्होंने उसको ओन नहीं किया। उन्होंने उस जमीन के टुकड़े को इस्तेमाल किया हिंदुस्तान में अलगाववाद फैलाने के लिए, लॉन्च पैड बनाने के लिए, वहां से टेररिस्ट लॉन्च करने के लिए। तो आज जब वहां के लोग उठ खड़े हुए हैं और वो जम्मू कश्मीर की तरफ देख रहे हैं, और वो हिंदुस्तान के जम्मू कश्मीर की तरक्की, तमीर और तरक्की की तरफ देख रहे हैं, और वो आज खुलेआम उन्होंने बयान दिया। आज मुझे अभी सुहेल भाई ने बताया कि उसको अरेस्ट भी कर लिया, जिसने कहा कि हमारे लिए हिंदुस्तान के रास्ते खुल जाएंगे अगर आप अपने बंद करोगे तो इस तरह के जब डायलेमा में पाकिस्तान फंसा है, और दूसरी तरफ पाकिस्तान जिसमें मीडिएशन करा रहा था, उसमें दोबारा वो वायलेशन हो गई, दुनिया भर की वाहवाही लूटने की कोशिश कर रही थी। जिस तरह महबूबा जी की अगर आप चिट्ठी पढ़िए, वो तो ऐसा लगता है जैसे किसी पाकिस्तान से लिख के भेजी हो और उन्होंने फॉरवर्ड करी हो, कि पाकिस्तान का अपनी स्ट्रेटेजिक जगह का पॉइंट का इस्तेमाल, पोजीशन का इस्तेमाल कर रहा है, और वो दुनिया भर में करा रहा है। कल तो दोबारा से अमेरिका और ईरान के बीच में हॉस्टिलिटीज बढ़ गई, जब ईरान ने एक जहाज पे हमला किया, उसके बाद अमेरिका ने हमले किए। तो वो एक सिचुएशन जो हम परसों तक देख रहे थे, शहबाज शरीफ और आसिम मुनीर और बाकी सब लोग वहां खड़े हैं और जेडी वैंस के साथ, वो एक धुंधलाती हुई तस्वीर नजर आ रही है। और जिस तरह से पाकिस्तान को एक तरह से बेल आउट करने की कोशिश इस वक्त जो चर्चा की बातचीत की बात कर रही है महबूबा मुफ्ती, वो एक तरह से पाकिस्तान को उस सिचुएशन से बेल आउट कराना चाहती है। और हिंदुस्तान का ये प्रेरोगेटिव ना तो महबूबा मुफ्ती का है, ना कश्मीर बेस्ड किसी लीडर का है कि बातचीत कब होगी। बातचीत हिंदुस्तान की सरकार का प्रेरोगेटिव है, कब शुरू करेंगे, या पाकिस्तान की सरकार का। तो जब हिंदुस्तान की सरकार को ये लगेगा कि अब हालात ऐसे हैं कि हमको बातचीत की जरूरत है, क्योंकि बहुत सारा कुछ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अचीव किया है। वो जो पत्थरबाजी के कैलेंडर निकलते थे, वो हुर्रियत के जो बंद की कॉल्स आती थी, वो जिस तरह से जम्मू कश्मीर को आज आप देख रहे हैं, जो खुशहाली का दौर से कश्मीर गुजर रहा है, और जिस तरह से वहाँ टूरिज्म को बढ़ावा मिल रहा है, जम्मू को भी उसका फायदा हो रहा है। वो सारे हालात बदले, वो 370 हटने की वजह से आज वो हालात आपके काबू में आए। आज आपने जम्मू कश्मीर को अपनाया। वो अब आप आज जब जम्मू कश्मीर के लोग पीओजेके की तरफ देखते हैं, वो तो इस बात को समझते हैं कि आपने अपने आइन तक में आज तक, बहुत सारे लोगों को मुझे लगता है इस बात का पता नहीं था कि उसको कभी अपना मानना ही नहीं। और वो वहां के लोग अब चिल्ला चिल्ला के बोल रहे हैं कि हम पाकिस्तान के कभी थे ही नहीं, पाकिस्तान ने हमको कभी अपना माना ही नहीं, उन्होंने हमको इस्तेमाल किया। और आज वो बेसिक कम्युनिटीज, चाहे वो गेहूं हो, बिजली हो, बाकी चीजें हो, यहाँ उनके जो पॉलिटिकल राइट हैं, वो 7 सीटें जो वो रिजर्व करके पाकिस्तान में बैठे हैं, उसके खिलाफ वो जो आंदोलन चल रहा है, पूरा इंटरनेट कट ऑफ कर दिया। आप जानते हैं पीओजेके की एक बहुत बड़ी आबादी जो है वो लंदन यूके में सेटल्ड है, बहुत अमीर और रसूखदार लोग हैं वो। और कल बलूचिस्तान ने भी ऐलान किया है 3 दिन के प्रोटेस्ट पाकिस्तान एम्बेसी के बाहर। सो पाकिस्तान, वहां बलूचिस्तान उनसे नहीं संभल रहा, पीओजेके उनसे नहीं संभल रहा, सिंध और कराची में दिक्कतें आ रही हैं। सो ऐसे समय में जब महबूबा मुफ्ती उठ के आती हैं और ये बात कहने की, हमको ज्ञान देने की कोशिश करती हैं कि आपको बातचीत करनी चाहिए, हमको हिंदुस्तान से पाकिस्तान क्यों बातचीत करेगा भाई? जब हिंदुस्तान ने एक बात क्लियर कर दी कि पानी और खून एक साथ नहीं बहेगा, इंडस वाटर ट्रीटी को अबेंस में रख दिया, आप अश्योर जब तक हिंदुस्तान नहीं होगा कि पाकिस्तान की सरजमीन का इस्तेमाल और हिंदुस्तानी का खून बहाने के लिए नहीं होगा,
तब तक मुझे लगता है बातचीत करने का कोई मतलब ही नहीं बनता है। और जहां तक सुहेल भाई ने कहा, मुझे लगता है राम माधव जी जिस कॉन्फ्रेंस के लिए गए थे, जिसको बहुत बड़ा चढ़ा के, अभी मैं दिन में भी एक डिबेट में था, वहां कांग्रेस के साथी हमको बता रहे थे कि ऐसा हुआ। राम माधव ने क्लियर किया है कि मैं किसी ट्रैक टू डिप्लोमेसी में शामिल नहीं हूं। मैं एक इंटरनेशनल इंस्टीट्यूट फॉर स्ट्रेटेजिक स्टडीज जो है, वो एनुअल साउथ एशिया डायलॉग करती है। उसमें यूके, यूएस, पाकिस्तान, श्रीलंका और इंडिया, यहाँ के लोगों को बुलाया जाता है। इस तरह की बहुत सारी एंगेजमेंट्स होती है। मुझे लगता है सुहेल भाई ने भी इंटरनेशनली बहुत सारी ऐसी एंगेजमेंट्स का हिस्सा रहे होंगे, जहां बैठ के लोग चर्चा करते हैं दुनिया के बारे में, रास्ता आगे कैसे हो। वो किसी भी टीयर टू डिप्लोमेसी की हिस्सा नहीं होती। पर हाँ, कुछ थिंक टैंक्स, जो ग्लोबल थिंक टैंक्स हैं, वो बुलाते हैं, सहाफियों को बुलाते हैं, पॉलिटिकल लीडर्स को बुलाते हैं और बात करते हैं। तो मेरा ये कहना है कि उसको ये कहना कि राम माधव जी की आईएसआई से डायरेक्ट कोई बात जी। हो रही है या वो उनको ऑफिशियल सैंक्शन है, उन्होंने उसको डिनाई किया है बिल्कुल। और वो एक जो साउथ ईस्ट एशियन डायलॉग है, एक जो इंस्टीट्यूट करता है, उसमें हिस्सा लेने जरूर गए थे। और उसमें जाहिर सी बात है, अलग तमाम किस्म की बातें होती हैं। पर इस वक्त जो हिंदुस्तान की पोजीशन है, हमें ये समझना होगा कि जो गेंस हमने 370-35 को हटा के जो हासिल किया था, आज बहुत सारे लोग सवाल करते हैं। आज आज वो दिन भी थे जब कश्मीर में हमको पता है किसकी रिट चलती थी, किसकी आवाज चलती थी, किसकी बात चलती जी। थी। आज एक लोग सड़कों पे, गाड़ियों पे सोने को मजबूर हैं कश्मीर में, उनको कमरा नहीं मिल रहा, बुकिंग नहीं मिल रही। तो अब जब हालात अगर अंडर कंट्रोल हैं, तो मुझे लगता है कि उसको आगे लेके जाना है, उसको स्ट्रेंथन करना है। महबूबा जी कह रही है कि यहाँ डेमोक्रेसी की कमी है। डेमोक्रेसी की कमी कैसे है? डेमोक्रेसी की कमी जब आप नहीं जीती, आपको मैंडेट लोगों ने दिया, तो डेमोक्रेसी की कमी हो गई। बिल्कुल। मतलब आज जब जम्मू कश्मीर के लोगों ने इलेक्शन में हिस्सा लिया 2024 में और अपनी सरकार चुन के बनाई है, आप बाई इलेक्शन अभी जीती हैं, तो और क्या, और कौन सा मापदंड दंड होता है डेमोक्रेसी को चेक करने का? जब पार्लियामेंट की इलेक्शन होती है, अब आने वाले समय में पंचायत की इलेक्शन होंगी, लोकल बॉडीज की इलेक्शन होंगी, तो डेमोक्रेसी और कहाँ से टेस्ट होती है? जी। तो एक फ्री एंड फेयर इलेक्शन आपके सामने है। और इस तरह इस समय जो महबूबा मुफ्ती का ये काम है, ये मुझे लगता है पाकिस्तान को बेल आउट कराने की कोशिश इंटरनेशनल फोरम पे, एक नई बात डिविएट कर दो जो पाकिस्तान पीओजेके में कर रहा है, वहां से ध्यान हटा के बातचीत की तरफ दुनिया भर में आप इस बात को ले जाएं। उससे अलावा ये एक सोचा समझा, मुझे लगता है साजिश है जो महबूबा मुफ्ती के दिमाग की उपज है। ठीक है सर, मैं करता हूँ रुक दोबारा आपका। मैं सुहेल काज़मी सर करना चाहूँगा। सर, जैसे आपने बात रखी कि डायलॉग ही एक रास्ता हो सकते हैं रिश्ते सुधारने के, पर सर क्या हम विश्वास कर सकते हैं पाकिस्तान के ऊपर? आपने वो 90 का दशक भी देखा है, उसके बाद जिस तरह से प्रधानमंत्री अगर नरेंद्र मोदी हों, चाहे वो अटल बिहारी वाजपेयी हों, बस लेके पहुंचते हैं और उसके बाद हमें कारगिल देखने को मिलता है। उसके बाद हमारे भारतीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी भी जाते हैं, मिलते हैं। उसके बाद हमें पठानकोट देखने को मिलता है, उड़ी भी होता है। मतलब क्या वाकई हम पाकिस्तान पे विश्वास कर सकते हैं कि बातचीत से अगर रास्ता निकल भी जाता कोई, तो वो दोबारा से वो ऐसी हरकतें नहीं करेगा? देखिए साहिल सर, उम्मीद पे दुनिया कायम है और हिंदुस्तान पाकिस्तान को उससे अछूता नहीं है। पूरी दुनिया अपने अपने छोटे मुल्क हैं, बड़े मुल्क हैं, वो उम्मीद पे चलते हैं कि किसके रिश्ते किसके साथ अच्छे हो जाए, किसके साथ किसकी तिजारत अच्छी हो जाए। जैसे अभी विक्रम सर ने कहा कि बहुत अच्छी बात है कि उन प्लेटफॉर्म्स पे जो जो एनजीओज हैं या जो नेशनल इंटरनेशनल प्लेटफॉर्म्स हैं, वहाँ ओपिनियन मेकर्स बैठते हैं और आपस में बातचीत करते हैं। सबसे पहला बयान जो था हिंदुस्तान में जिसका आया था, वो हजबोले साहब थे, आरएसएस के जो सेकंड कमांड पे बैठे हुए हैं, जो अब आरएसएस चीफ बनेंगे बागवत साहब के बाद। उन्होंने कहा था कि पाकिस्तान से बातचीत शुरू करनी चाहिए। तो मैं अपनी तरफ से नहीं बोल रहा हूं, बिल्कुल ऑथेंटिक सोर्सेज के हिसाब से आपको बता रहा हूं कि जनाब ये सब चीजें तब शुरू हुई कि जब उन्होंने कहा कि हम बातचीत करेंगे, और उसके 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 उसकी उसी इसी एवज में दो चार बार उनकी मुलाकात हुई है। देखिए, महबूबा मुफ्ती जी के कहने से डायलॉग शुरू नहीं हो जाता, या फारूक अब्दुल्ला साहब के कहने, किसी भी मुख्यमंत्री या एक्स मुख्यमंत्री के कहने से डायलॉग शुरू नहीं होता। डायलॉग दिल्ली से ही शुरुआत होगा। लेकिन ये जो लोग हैं, ये जो सीनियर कदावर नेता हैं, जो जम्मू कश्मीर में वक्तन फवक्तन सरकारें चलाते रहे हैं,
या इनकी जो से है वो मरकज के साथ बहुत अच्छी ट्यून्ड वे में है। तो एक फिजा को बनाने में या बिगाड़ने में, ये दोनों फिजाओं को बनाने या बिगाड़ने में ओपिनियन मेकर्स का बहुत बड़ा रोल रहता है। जहां फिजाएं बदल जाती हैं उसमें भी जो इंटेलेक्चुअल कम्युनिटी है, जो प्रोमिनेंट सिविल सोसाइटी है, जो हमारे भूतपूर्व लेजिस्लेटर्स हैं या एक्स चीफ मिनिस्टर्स हैं, उनका रोल भी रहता है और कहीं ना कहीं उनका रायामा लिया जाता है। और उसी रायामा की जो शुरुआत है वो आरएसएस के चीफ से मुंह से शुरू हुई थी और उसके डिविडेंड्स जो हैं आज आप सुन रहे हैं, जो 117 सिग्नेटरीज हैं, ये नहीं कह रहे हैं कि भैया हम आप गोली चलाएंगे तो हम जवाब नहीं देंगे। हाँ, ये कह रहे हैं, जैसे महबूबा जी ने कहा सिल्क रूट की बात की है, ये वो सिल्क रूट है, ये वो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स हैं जो मुफ्ती साहब एज ए चीफ मिनिस्टर रोज अपने भाषणों में या अपनी तकरीरों में या अपनी मैनिफेस्टोज में लिखा करते थे, क्या करते थे, जो यहाँ के चीफ मिनिस्टर रहे और हिंदुस्तान के होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया भी रहे। तो कहने का मतलब है एक नई ऑप्शंस के तहत अगर हालातों में कुछ बदलाव आ सकता है, हालात अच्छे हो सकते हैं, अमन अमान प्रवेल कर सकता है दुनिया में, तो मैं समझता हूं उसके लिए हम सबको कोशिश करते रहना चाहिए और उसके लिए हमें आगे बढ़ना चाहिए। क्योंकि जंगें, लड़ाइयां और ये सीज फायर वायलेशन से कभी किसी भी खिते का भला नहीं होता। ऑपरेशन सिंदूर में चाहे हमने बहुत कुछ हासिल किया हुआ है, लेकिन उसके अलावा देखिए हमने बहुत बड़ा नुकसान भी पीर पंचाल में हमने देखा है। तो मेरा कहने का ये मतलब है, I personally welcome the initiative taken by all senior people of India and Pakistan, and I welcome कि ये जो इनकी पेशरफ्त है इसको फ्रूटफुली आगे ले जाया जाए और प्राइम मिनिस्टर इसको जरूर इसका नोटिस ले, संज्ञान ले। आज आईबी के नए चीफ वहां बैठे हैं जो जम्मू कश्मीर के ही डीडी थे कश्मीर में, मिस्टर महेश दीक्षित। ही वेरी सिंसियर एंड वेरी हार्ड वर्किंग डेडिकेटेड ऑफिसर हु वाज हियर फॉर नियरली मोर देन 4 and 5 years। तो आज वो डीजी बने हैं। तो सारी इनपुट्स लेने के बाद जो भी एक रायमा बना है उसी की ये खूबसूरत पिक्चर आपके सामने आज आ रही है जिस पे हम चर्चा कर रहे हैं। और आई होप कि ये इनिशिएटिव जो है आगे बढ़ना चाहिए, क्योंकि पूरी दुनिया इस वक्त जो है वो सहमी हुई है कि किसके ऊपर क्या कर देगा ट्रंप, क्या हो जाएगा, किसका प्रेसिडेंट उठा लेगा, किसका प्राइम मिनिस्टर उठा लेगा। आपने हमारे साथ भी देखा होगा, कभी वो तारीफ करता है मोदी साहब की, कभी वो कहता है ये किलर है। तो ये सब चीजें अनसर्टेनिटीज जो हैं ग्लोबली, उसको विराम करने के लिए जितने अच्छे साझगार रिलेशन आपके अपने पड़ोसी मुल्कों के साथ हों, मैं समझता हूं उसके डिविडेंड्स दोनों मुल्कों के लोगों को मिलेंगे। सर ठीक है सर, मैं विक्रम सर का रुख करता हूं। सर, अभी हाल ही में थोड़ी सी एक खबर आई थी सामने की जिसमें 117 लोगों ने पत्र लिखा है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को और पाकिस्तानी प्रधानमंत्री को कि हालात जो है वो सुधारे जाएं, आपस में बातचीत हो ताकि वो हालात सुधरें, बीच में संवाद जो है वो दोबारा शुरू हो। सबसे अहम बात ये रखी गई थी बीच में। उसके बाद जम्मू कश्मीर समेत सभी विवादित मुद्दों पर भी बातचीत हो, ये दूसरी बात रखी गई थी। तीसरी थी सैन्य तनाव जो है एलओसी पे वो कम हो, लोगों के बीच संपर्क जो है वो बढ़े, सांस्कृतिक और शैक्षणिक संबंध बेहतर हो, और उसके बाद क्रिकेट और अन्य खेलों की द्विपक्षीय सीरीज शुरू हो। ये कुछ बातें जो है दोनों पक्षों की तरफ से रखी गई हैं, जिसमें कि 71 लोग जो हैं वो इंडिया से हैं और 57 लोग जो हैं वो पाकिस्तान से हैं। तो इस चीज को आप किस तरीके से देखते हैं? देखिए साहिल जी, मेरे लिए ये सब नया नहीं है। बीइंग अ पॉलिटिकल स्टूडेंट, जो मैं पॉलिटिक्स को फॉलो करता रहा हूँ और कर रहा हूँ, और इससे पहले इतिहास में भी पढ़ा है और आज आगे भी पढ़ने की कोशिश करता हूँ और एक सीखने की कोशिश करता हूँ कि हम एक बहुत सारे लोगों में ये एक जोश और एक यूफोरिया था कि पाकिस्तान से बातचीत होनी चाहिए। और जिस तरह से आपने देखा कि मनमोहन सिंह जी के समय में भी, फिर वाजपेयी जी के समय में भी, वो बस में यहाँ से चढ़ के गए, वहाँ बातचीत हुई, परवेज मुशर्रफ आर्मी के चीफ थे, फिर प्रेसिडेंट थे, फिर सारा कंट्रोल उनके हाथ में था। उसके बाद भी हमने देखा कि विद इन पाकिस्तान एक ऐसी इस्टेब्लिशमेंट है जो एंटी इंडिया है और जो किसी भी सरकार या इवन आर्मी चीफ भी अगर उसको इग्नोर करके कोशिश करते हैं बातचीत करने की, तो वो हमेशा डिरेल होती है। और उसका एग्जाम्पल हमने पुलवामा, पठानकोट, उड़ी, पहलगाम सब जगह देखा। और ये एक ऐसी, जब तक पाकिस्तान उस एस्टेब्लिशमेंट को कब नहीं करेगा, जिस देश में एक चुने हुए प्रधानमंत्री आज जेल में पड़े हैं, इमरान खान साहब, और इमरान खान को पूछने वाला कोई नहीं है वहां,
ये वो देश है जो डेमोक्रेसी की दुहाई देता है। आज अमेरिका उसको इस्तेमाल कर रहा है अपने नॉन पर्पसेस के लिए, पर पाकिस्तान की डेमोक्रेसी का कौन यकीन करेगा? वहां बेनजीर भुट्टो जो बात जब पीस की बात करती हैं तो वो नहीं रहती, जनरल जियाउल हक का जहाज उड़ा दिया जाता है, और करगिल हो जाता है जब वाजपेयी साहब जाते हैं। तो इसमें इतना यूफोरिया और इसमें इतनी पॉजिटिविटी मुझे लगता है दिखाने की जरूरत नहीं है, जब तक कि ना पाकिस्तान में असली तरीके की जमहूरियत हो और वहां कंट्रोल हो। जो लोग आपसे बातचीत कर रहे हैं उनका कितना कंट्रोल है हालात पे, ये सबसे बड़ी बात है। क्यों बार बार सेबोटाज होता है? कितनी बारी इंडिया की तरफ से सेबोटाज हुई पीस टॉक्स? कभी भी नहीं हुई। हमेशा जब भी पीस टॉक सेबोटाज हुई वो पाकिस्तान की तरफ से हुई, पाकिस्तानी आर्मी आईएसआई की वजह से हुई। और आईएसआई का पे कितना कंट्रोल उन लोगों का है जो बातचीत की बात कर रहे हैं, कितना कंट्रोल महबूबा मुफ्ती का है उनके ऊपर? एक एक एंटी इंडिया वहां एक एक जहालत का माहौल बना है। और उसमें जहां टेररिस्ट, जहां हाफिज सईद बैठा है, जहां सलाउद्दीन बैठा है, वो लोग कहां चाहेंगे हिंदुस्तान के साथ आपका पीस हो जाए? थिएट्रिक्स के लिए, दिखाने के लिए, लोगों को बताने के लिए ये बातें बहुत अच्छी हैं, पर कुर्बानियां दी हैं हिंदुस्तान की फौज ने, हिंदुस्तान के लोगों ने, जम्मू कश्मीर के लोगों ने। और बदले में उनको जब भी पीस की बात, मुफ्ती साहब ने बस चलाई थी, फिर क्यों बंद करनी पड़ी? एलओसी के अक्रॉस ट्रेड चला था, फिर वहां से क्या ड्रग्स आना शुरू हो गए, हथियार आना शुरू हो गए। तो आप जो सवाल कर रहे हैं कि ऐसी चिट्ठियां जितनी मर्जी लिखी जाए, सुनने में ये कहानी बहुत अच्छी लगती है, पर प्रैक्टिकली आप ये देखिए कि कहां उन लोगों के पास कंट्रोल है। जब एक इलेक्टेड प्राइम मिनिस्टर जो था पाकिस्तान का, उसकी बहनों को रोना पड़ता है सड़कों पे आके अपने भाई से मिलने के लिए, किसका कंट्रोल है? वहां निजाम मुस्तफा चलता है। कौन सी? यहाँ हिंदुस्तान एक वाइब्रेंट डेमोक्रेसी है। जो जम्मू कश्मीर का आज क्यों पीओजेके के लोगों को समझ में आता है, उनको लगता है कि यहाँ के लोगों को सरकार दी गई है। उमर अब्दुल्ला इलेक्टेड चीफ मिनिस्टर, एक कश्मीरी कश्मीर को चला रहा है, जम्मू कश्मीर को। इस हद तक डेमोक्रेसी इंडिया ने दी है। पर आप जब बात करते हैं पाकिस्तान की, तो कितनी भारी धोखा खाएगा? बार 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 बार। और आज भी हम जानते हैं कि एक पाकिस्तान में जो, अगर आप सरकार की बात करें, तो जो आर्च राइवल्स थे, चाहे वो पीएमएनएल थी या पीपीपी थी, उन्होंने मिलकर एक सरकार चलाई है। और उनके ऊपर आसिम मुनीर बैठे हैं, जिसको रिकॉग्नाइज अमेरिका करता है। अमेरिका शहबाज शरीफ को रिकॉग्नाइज उतना नहीं करता जितना आसिम मुनीर को करता है। वो कहता है मेरा बेस्ट फ्रेंड आसिम मुनीर है, एक पाकिस्तान की आर्मी का चीफ। अमेरिका ट्रस्ट हिम। वो शहबाज शरीफ को नहीं कहता वो मेरे दोस्त है, बिकॉज उसको पता है पावर उसके पास नहीं है। तो अगर आप शहबाज शरीफ के लेवल पे, पॉलिटिकल लेवल पे बातें और करते रहेंगे, नेगोशिएशंस करते रहेंगे, पीस डील्स करते रहेंगे, कोई आर्मी ऑफिसर आईएसआई के थ्रू एक एक्शन करा देगा, आप सब खत्म हो जाएगा। तो इसके लिए इतना हम बहुत जल्दी जम्मू कश्मीर के लोग यूफोरिया में आ जाते हैं कि नहीं जी, चिट्ठी लिख दी, उसने भी बोल दिया, इसने भी बोल दिया। इसमें बहुत सोच समझ के चलने की जरूरत है और पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से बात करने की जरूरत है। कि बार बार आज आज हिंदुस्तान में अगर नेगोशिएशन की बात भी आएगी, तो हिंदुस्तान ने पहली बारी डोजियर नहीं दिया पाकिस्तान की सरकार को, जवाब दिया। अगर आपने पहलगाम में 25 लोगों को शहीद किया था, तो आप उसका जवाब पाकिस्तान को हिंदुस्तान की सरकार ने ऑपरेशन सिंदूर के रूप में दिया, ना कि कोई डोजियर पकड़ाया किसी एम्बेसी में। सो पोजीशन ऑफ स्ट्रेंथ से जब आप बात करते हैं तो बात हो सकती है, पर पाकिस्तान में आप किससे बात करें, कौन कंट्रोल में है, ये किसी को भी पता नहीं है। तो इसलिए लिहाजा भारतीय जनता पार्टी का इसमें यही कहना है कि जो हमने गेन्स हासिल किए हैं, कर्व किया है, क्रश किया है मिलिटेंसी को, और इस इकोसिस्टम को ध्वस्त किया है जो हुर्रियत चलाती थी, या पाक बेस्ड जो लोग थे कश्मीर में उनका एजेंडा चलाते थे, उसको खत्म किया है, उसको ध्वस्त किया है। तो उन गेंस को हम रायगा नहीं जाने देंगे, और उस पे हमको और सख्ती से और कड़ी जो ग्रिप है जम्मू कश्मीर पे बनाने की जरूरत है। ठीक है सर, मैं सोहेल आजमी सर का रुख करूंगा। सर, जो गेटवे की बात की गई है मैडम द्वारा, तो वो जम्मू कश्मीर में उसको बनाने की जो अवधारणा है वो कितनी पुरानी है, और क्या वर्तमान जो स्थिति है, जो परिस्थितियां हैं, उनमें ये संभव हो पाएगा? देखिए सर, जब सरकारें कुछ चाहती हैं तो संभव हो जाता है। मुजफ्फराबाद रोड खोलने का एक आइडिया था, और बिल्कुल वो खुला। आपने देखा बसेस चलना शुरू हो गई, और यहाँ
चक्का के बाग से भी जब आपने सोचा, एक कंसीप्ट लाया, आपने सोचा कि हम ये आरसपुरा जो सुचेतगढ़ बॉर्डर है इसको भी हम, एक टाइम आया कि हम वाघा बॉर्डर की तरह बनाएंगे, और आज तक काम चल रहा है। 6-4 लेनिंग हो चुकी है और बिल्कुल उस पे भी कार्रवाई जो है, कुछ चीजों की कार्रवाई चलती रहती है और थोड़ा टाइम लगता है उसको पूरा होने में, लेकिन जो चीजें पाइपलाइन में आ जाती हैं वो चलती रहती है। आपने देखा जब वहाँ कांग्रेस की सरकार थी पंजाब में, तो वो इतना बड़ा कॉरिडोर जो था जिसमें सिद्धू और इमरान खान गए थे और वो खुला, तो चाहे उसको 30-40 साल लग गए खुलने में। तो कहने का मतलब है कि हमें ऑप्टिमिस्टिक रहना चाहिए। थप्पड़ का जवाब थप्पड़ तो देना है, लेकिन जहां जरूरत नहीं है, जिस वक्त जिस दौर पे जो चीजें पाइपलाइन में होती हैं और जो सहूलियत करती हैं, ईज आउट करती हैं प्रॉब्लम्स को या उन चीजों को, तो मुझे लगता है कि उन पे हमें ध्यान देना चाहिए और उसी को आगे बढ़ाना चाहिए। तो मुझे लगता है आज जो ग्लोबली जो पॉलिटिकल नरेशंस बदल रही हैं दुनिया में, उसमें जो एक ये नरेशन जो सबसे पहले आरएसएस के जो चीफ है उनके मुंह से निकली थी कि पाकिस्तान से बातचीत करनी चाहिए, और उसका फॉलो अप जो है, क्योंकि इसका भारतीय जनता पार्टी की सरकार है मरकज में, तो कहीं भी किसी मुल्क में भी कुछ भी होता है जो बातचीत का जो तरीकाकार है तो भारत सरकार से किया जाता है, जिसको लीड मोदी जी तीसरी बार कर रहे हैं। तो इस वक्त सारी जिम्मेवारी जो है उनपे बनती है कि किससे बातचीत को की पेशरफ बढ़ानी है, किससे रोकनी है। ये पॉलिसी मेकर्स जो दिल्ली में बैठे हैं वो डिसाइड करते हैं, आपके मेरे कहने से या महबूबा जी के कहने से नहीं होता। हाँ, ये जरूर होता है कि जो रीजनल लीडर्स होते हैं, जो सीनियर लीडर्स होते हैं, अब आप बोलेंगे महबूबा मुफ्ती कौन है जी, वो उनकी पार्टी कौन है, वो क्या रखती हैं कुछ पॉलिटिकल पार्टी, वो तो टेररिस्ट पार्टी है। ऐसा नहीं होता है, किसी के कहने से या वोट बैंक इकट्ठा करने से आप किसी को टेररिस्ट बना देते हैं ओवरनाइट। फारूक अब्दुल्ला को बना देते जो सबसे टॉलेस्ट लीडर है इंडिया का, तो ऐसा होता नहीं है। वोट बैंक पॉलिटिक्स, वोट खींचने तक की पॉलिटिक्स तो ठीक है, लेकिन जो सीरियस पॉलिसी मेकर्स हैं, वो सीरियस पॉलिसी जो पॉलिटिशियंस हैं उनकी बात को जरूर अंडरस्कोर करते हैं और उनकी बातों पे डिस्कशंस होती हैं, और कहीं ना कहीं उनका रायमा जो है एक हुक्मनामे में तब्दील होता है। और उसी की शुरुआत जो आप कह रहे हैं 117 या 120 जितने भी सिग्नेटरीज हैं, ये ऐसे ही सिग्नेटर आज ही शुरू नहीं हो गया, ये इसके पीछे भी एक रणनीति होती है और एक पॉलिटिकल डायमेंशंस होती है। आने वाले दिनों में आपको पता चल जाएगा कि ये बातचीत किस तरह से शुरू होगी और किस लेवल तक पहुंचेगी, और फिर हम आप तो चर्चा करते ही रहते हैं। ये डे टू डे डेवलपमेंट्स हैं जो जम्मू कश्मीर में भी हो रही हैं, भारत में भी हो रही हैं, पाकिस्तान में बुरी हो रही हैं, अच्छी हो रही हैं, वो जाने, उनकी एस्टेब्लिशमेंट जाने, लेकिन ओवरऑल पॉलिटिकल डेवलपमेंट्स पूरी दुनिया में उथल पुथल जो है, और आज सबकी फॉरेन पॉलिसीज जो है वो कहीं ना कहीं किसी के ऊपर चली गई है, किसी की नीचे चली गई है, और जिसको हम टेरर स्टेट बोलते रहे वो मीडिएटर बन चुका है। जो छोटा सा मुल्क है 22 करोड़ लोगों का, जहां जिसकी बात हम कर रहे हैं, बलोच उनका परेशान, सिंध उनका परेशान, पीओजे के परेशान, लेकिन वो इस वक्त जो है अमेरिका का बस सबसे प्यारा दोस्त बना हुआ है और प्यारा मीडिएटर बना हुआ है। तो आप समझ सकते हैं कि कहाँ चीजें बदल रही हैं। उन बदलती हुई चीजों में, उस बदलते हुए समीकरण में ये बातें जो शुरुआत हुई है, तो मैं समझता हूँ ये एक अच्छी शुरुआत है, और भगवान करे, अल्लाह करे कि इसके डिविडेंड्स जो हैं, इसकी बातचीत जो है और अच्छी लेवल पे और आगे आगे चले, और जहां जहां भी प्रॉब्लम्स हैं उनको ईज आउट होने में थोड़ी सहूलत मिले। सर ठीक है सर, विक्रम से करता हूँ मैं। सर, क्या महबूबा मुफ्ती का बयान आया सामने, मीर वाइज उमर फारूक ने भी रखी अपनी बात, और उसके साथ सजाद लोन साहब भी यही बात कर रहे हैं भारत पाकिस्तान को लेकर की बातचीत होनी चाहिए। क्या ये सब चीज़ें जो हैं, ये क्या लगता है आपको कि राष्ट्रीय हित में ये हैं या राष्ट्र के खिलाफ है, राष्ट्र के हित के खिलाफ है? नहीं, देखिए, इसमें मैं ये नहीं कहूंगा कि ये बातें राष्ट्रहित के खिलाफ हैं। ये उनका अपना नजरिया है, उनका अपना पॉइंट ऑफ व्यू है, वो ये समझ रहे हैं। पर मैंने आज, जैसे आपने ओपनिंग रिमार्क्स में भी आपको कहा, कि ये समझना पड़ेगा कि ये टाइमिंग्स जो है, ये बहुत सोच समझ के चुनी गई टाइमिंग है। जिस समय पाकिस्तान के तरफ के कुछ लोगों ने और हिंदुस्तान में उन लोगों ने जो खासकर हमेशा से सवाल उठाते रहे हैं हिंदुस्तान के ऊपर और हिंदुस्तान की आर्मी के ऊपर, और जो हिंदुस्तान का आज का नजरिया है उसको देख के, तो महबूबा मुफ्ती का ये इसमें शामिल होना या डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला का इसमें शामिल होना कोई हैरानी की बात नहीं है, क्योंकि ये लोग
सुहेल साहब को, सुहेल भाई को मैं एक बात बताना चाहता हूँ कि ये इनको आज जो सरकार यहाँ है, आज जो हालात थे, जो जिन हालात से जम्मू कश्मीर गुजरा है, हमको इतिहास को दोहराने की जरूरत नहीं होती, पर इतिहास से सीखने की जरूरत जरूर है कि इतिहास से अगर हम सीखेंगे नहीं तो हम फिर वही गलतियां करेंगे। और हम जानते हैं कि किस तरह से जम्मू कश्मीर में मिलिटेंसी की शुरुआत हुई, किस तरह से यहाँ गन आई, कौन लोग जिम्मेवार थे, कैसे इलेक्शंस रिग हुई, वो सब हमको भूलना नहीं है। और उसका वो ये लोग कहीं ना कहीं उसमें जिम्मेवार थे और जिम्मेवार हैं। और किस तरह से सारी ये बात चली, और आज जो एटीट्यूड पुरानी केंद्र सरकारों का था मिलिटेंसी को लेके, टेररिज्म को लेके जो एटीट्यूड था, और जो आज की सरकार का है, उसमें बहुत फर्क है। वो सबको एक समझना पड़ेगा कि महबूबा मुफ्ती जब कितने टेररिस्ट मारे जाते थे और उनके घर पहुंच जाती थी, कितने आर्मी वाले पुलिस वाले मारे गए, उनके घर गई, एक नैरेटिव पे इन्होंने पीडीपी का बिल्ड किया, उस नैरेटिव से उसको आगे चलाया। और ठीक है, ये उनको रियलाइज हुआ एक टाइम पे आके, मुफ्ती साहब उतने समझदार थे कि उनको पता था कि वेयर टू स्टॉप, मेरी लिमिट कहाँ है। पर ओवरऑल जो सिचुएशन है, जिस तरह से हम ये देख रहे हैं कि जो टाइमिंग आज चुनी गई है कि हम यहाँ बातचीत करेंगे, मैं बाय द वे आपको बताऊं कि मैं एक इंटरव्यू सुन रहा था सरला भट्ट के एक कजन का, कि जिस दिन सरला भट्ट को, जब अभी यासीन मलिक को इम्प्लीकेट किया उसके मर्डर में, जिस दिन उनकी हत्या हुई, उसके बाद उनका संस्कार हुआ, और जब अगले दिन वो बोलते हैं कि मैं और एक और हमारे फूफा जी कोई रिश्तेदार सुबह फूल चुनने गए उनके, तो वहाँ 100 से 150 मिलिटेंट वहाँ ऑलरेडी मौजूद थे, और उन्होंने उनको गाली निकाल के बोला कि तुम लोग अभी तक यहाँ से गए ही नहीं। तो इन्होंने कहा कि हम थोड़े फूल ये चुनने लेके जा रहे हैं, फिर हम चले जाएंगे यहाँ से। तो उन्होंने लातों से वो सारे फूल हटा दिए वहां से। वो कहते हैं जो मेरी एक मुट्ठी में आया वो मैंने फ्रिज में डाल के उसको घर लाया, और फिर उसी को हम उसी रात को ब्लास्ट भी हमारे घर में, और हम भाग गए कश्मीर छोड़ के। मतलब आप ये सुनिए कितनी दर्दनाक कहानी, कि उसको फूल भी नहीं चुनने दिए उस लड़की के। तो ये एक ऐसी कहानियों से कश्मीर भरा पड़ा है। आज आज कश्मीरी पंडित वापस आ रहे हैं अपनी जमीनें, अपने घर ढूंढने के लिए। वो इसीलिए आ रहे हैं, उनको मिल भी रहे हैं, क्योंकि आज एक बदला हुआ माहौल है। आज ऐसा माहौल है जहां कश्मीरी मुसलमान लोग भी उनको वेलकम कर रहे हैं। तो उन्होंने भी बहुत कुछ खोया है, पर एक जम्मू कश्मीर में ने उतने जख्म लिए हैं कि आज अगर एक छोटी सी किरण नजर आ रही है, तो वो इसी वजह से है कि सेंट्रल गवर्नमेंट ने वो किरण जम्मू कश्मीर के लोगों को दी। चाहे वो डेवलपमेंट के नाम हो, चाहे वो टनल्स बनाने हो, चाहे वो 4 लेन बनाने हो, चाहे वो ट्रेन को वहां तक लेके जाना हो, चाहे वंदे भारत को की 2-2 शिफ्ट चलानी हो, वो सब कुछ किया गया कि कश्मीरी को लगे कि वो इस देश का हिस्सा है, उतने ही जितना और कोई स्टेट के लोग। पर आज जब ये बात कहने की बात की जाती है, और पाकिस्तान की जहां तक बात है, इट इज अ फेल्ड स्टेट। बेशक उसके चीफ के साथ आज अमेरिका एक एक्सपेरिमेंट कर रहा है, पर आप देखेंगे आने वाले समय में यही अमेरिका क्या इसका बर्ताव रहेगा पाकिस्तान के प्रति। क्योंकि पाकिस्तान की डीप स्टेट जो है, वो अंदर वो फंडामेंटलिज्म से वो जहाद से पाकिस्तान को सब ऊपर करना चाहते हैं, वो दुनिया को जहाद से जीतना चाहते हैं। उसका आप क्या ऑल्टरनेटिव लाएंगे इस पीस टॉक्स में? सिर्फ क्योंकि वो डीप स्टेट जो है वही कंट्रोल करती है पाकिस्तान को। तो आप चाहे जितने मर्जी नेक इरादे लेके पाकिस्तान के पास चले जाएं, जब तक कि वहां वो डीप स्टेट कंट्रोल नहीं होगी, जब तक हाफिज सईद को, जब तक सलाउद्दीन को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया को हैंडओवर नहीं किया जाएगा, तमाम वो एंटी इंडिया के लोग जो हिंदुस्तान के खिलाफ पाकिस्तान को और पीओजे को इस्तेमाल कर रहे हैं, तब कोई नीयत नजर आएगी पाकिस्तान की कि वो सच में बातचीत करना चाहता है। दाऊद इब्राहिम पाकिस्तान में बैठा है, कैसे आप बात कर लेंगे? आप मुंबई ब्लास्ट को भूल गए? हम कैसे भूल जाएंगे जब एक एस्टेब्लिशमेंट दाऊद इब्राहिम से वहां बेटिंग करा रही है, ड्रग सिंडिकेट चला रही है, और हम बोलते हैं हम बातचीत करें। उसने बोल दिया, महबूबा जी ने बातचीत कर दी। महबूबा जी को कहिए पहले पाकिस्तान को बोले इन 4 आदमियों को हैंड ओवर करें, फिर सीबीएम कॉन्फिडेंस बिल्डिंग मेजर्स होंगे। बिल्कुल, धन्यवाद आपको हमारे जुड़ने के लिए सर। काफ़ी अहम बातें रखी हैं आप दोनों ने। सुहेल सर धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए, और विक्रम मल्होत्रा सर आपका धन्यवाद, शुक्रिया समय देने के लिए।
महबूब मुफ्ती का यह बयान ऐसे समय आया जब जम्मू कश्मीर में विकास, सुरक्षा और राजनीतिक प्रक्रिया को लेकर लगातार बहस जारी है। एक और उन्होंने क्षेत्रीय संपर्क, व्यापार और संवाद की बात की है, वहीं दूसरी ओर 1973 लोकतांत्रिक अधिकारों और केंद्र की नीतियों पर सवाल भी उठाए हैं। अब यह बहस तेज होगी। क्या जम्मू कश्मीर अपनी रणनीतिक स्थिति का लाभ उठाकर दक्षिण और मध्य एशिया के बीच आर्थिक सेतु बन सकता है, या मौजूदा सुरक्षा चुनौतियों के बीच ये केवल एक राजनीतिक दृष्टिकोण बनकर रह जाएगा? सवाल आज का में फिलहाल इतना ही। भारत न्यूज पे खबरों का सिलसिला यूं ही चलता रहेगा। मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।